हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार एसआई प्री के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 11। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को ज़रूर देखा करें। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है और ये वीडियो रोज़ाना आपको 8:30 बजे शाम को मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। केमिस्ट्री हमारा स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक्स पदार्थ और उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। लुसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 217 में देखने को मिलेगा। एक रिविजन्स के तौर पर भी एक टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये फिजिक्स में कवर किया जा चुका है ऑलरेडी, फिजिक्स खत्म हो चुका है, तो उसमें आप रिवीजन कर लेंगे। टॉपिक वाइज सीरीज में मैं आपको आज दे रहा हूँ स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो पत्रिकाएं निकाली गई थी, पुस्तकें निकाली गई थी, उनको आप पढ़ेंगे। हिस्ट्री में आपको ये देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स में क्या है, तो करंट अफेयर्स में युद्ध अभ्यास को कवर कर लीजिएगा 2020 और 21 को अच्छे से, ठीक है। तो यही रहने वाला कल का होमवर्क। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, और वो दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा था? चोल। सही आंसर का ऑप्शन बी। बात यहाँ पे चोल की जा रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय, जिसकी राजधानी तंजावुर थी, और विजयालय ने एक उपाधि भी धारण की थी जिसका नाम क्या था? नरकेसरी। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड ये है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? एनी बेसेंट के द्वारा 2 अखबार निकाली गई थी, और उन 2 अखबारों का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए। 1 और 2 यहाँ पे अगर पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है वो कब निकाला गया था, तो इन दोनों में सबसे पहले कॉमनवेल्थ निकाला गया था 2 जनवरी 1914 को, और 14 जुलाई 1914 को निकाला गया था न्यू इंडिया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1913 में युगांतर आश्रम की स्थापना किसने की थी? युगांतर आश्रम की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भखना यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न कि किस देश के बेरूत शहर में अगस्त 2020 को भयानक विस्फोट हुआ जिसमें लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बेरूत क्लियर हो जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत होता है, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया? अशोक के किस शिलालेख में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? बी, यानी कि 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया। 6ठा शिलालेख किससे संबंधित है? ये भी याद रखिएगा, आत्मनियंत्रण के बारे में इसमें बात की गई है। 13वां शिलालेख तो आपको पता होगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध जो था वो कलिंग युद्ध के बारे में स्पष्ट वर्णन करता है। 11वां शिलालेख क्या संबंध है? इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है असम। पोबीतोरा जो है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि 2021 विश्व हीमोफीलिया दिवस की विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया कब जाता है, तो 17 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है, ठीक है, 17 अप्रैल को। तो इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम कह सकते हैं कि बदलने की आदत, एक नई दुनिया में सतत देखभाल। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? कप और ट्रॉफी से रिलेटेड आज ही मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ मैंने करा था, 40+ MCQ। तो राधा मोहन कप का संबंध हो जाता है पोलो से। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पोलो। पोलो से संबंधित एक क्लासिक कप भी याद आता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहता है, 10 दिसंबर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 7वें स्थान पर रखा गया, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन कि हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? आने वाले एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट होगा, पहली महिला महानिदेशक बनी है, क्या नाम है इनका? इवेला, आप याद रख सकते हैं इवेला, ठीक है।
नगोजी ओकोंजो इवेला। अब ये बात करते हैं कि इवेला कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया की ये पूर्व वित्त मंत्री हुआ करती थी। ठीक है, अब नाइजीरिया क्यों फेमस था, हाल ही में पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नाइजीरिया जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का आखिरी ऐसा देश हुआ था जो बचा हुआ था कि पोलियो मुक्त घोषित नहीं किया गया था, लेकिन 2020 में से पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट वन, हाल ही में किसे कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया, कर्नाटक का 31वां जिला हाल ही में किसे बनाया गया, तो विजयनगर, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, तो घोड़ा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, घोड़ा। नेक्स्ट वन, एनी बेसेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अच्छे से पढ़िए, बताइए कि एनी बेसेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में 1917 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की गठन किया था। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि होम रूल लीग का गठन 2 लोगों ने किया था, एक तो तिलक ने किया था और दूसरा इन्होंने किया था। अगर पूछ ले कि इन्होंने कब किया था, तो सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना जो कि मद्रास में इन्होंने किया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वह रेडियो समस्थानिक जिन्हें परिवहन में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो बताइए कि खून के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग किया था वह रेडियो समस्थानिक आइसोटॉप्स कौन सा है, तो उसका नाम है सोडियम 24, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं। सोडियम 24 का इस्तेमाल किसने किया था, इसका प्रयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। इसके प्रयोग से रक्त परिवहन तंत्र में जमे खून के थक्के का पता लगाया जाता है। ठीक है, खून के थक्के का पता लगाया जाता है। कोबाल्ट अक्सर पूछा था, कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर रोधी होता है। उसी तरह से I-131 क्या है, तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोगों और ब्रेन ट्यूमर का इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। उसी तरह से आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, त्वचा संबंधी रोगों के इलाज में प्रयुक्त होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि ग्रेनाइट सिटी उपनाम से निम्नलिखित में से कौन सा शहर जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से कैसे जानते हैं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एबरडीन जो है इसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है और ये स्कॉटलैंड का कह सकते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट वन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। पहला पढ़िए और बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्या यार, आप लोगों से मैं इतना लाइक के लिए कहता हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते हो। मैं आपसे लाइक का टारगेट 500 रखता हूँ, तो जिसमें से 200-250 लाइक्स जाते हैं। ऐसा मत किया कीजिए, मैं 500 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, प्लीज़ इसे कंप्लीट ज़रूर कर देना, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए खट्टा दूध की अगर हम बात करें तो यानी कि कहने का मतलब दूध का खट्टा होना यानी कि दही में परिवर्तित होना, और दही लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे ए का 4 के साथ मैच होगा। और उसी तरह से सिरका की बात करें तो सिरका में कह सकते हैं एसिटिक अम्ल, यानी बी का 3 के साथ मैच होगा, तो बी के 3 के साथ, और यहाँ पर भी मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे सेब, जो सेब होता है एप्पल में मैलिक अम्ल होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो डी का 1 के साथ देख सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन है कि कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोयले के खानों में जो अधिकतर विस्फोटें होती हैं किस कारण से होती हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मास गैस जिसको हम लोग मीथेन को कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि मीथेन यानी कि CH4 यहाँ पे होगा, एक्चुअली यहाँ पे 4 छूटा हुआ है। मीथेन CH4 गैस को मास गैस भी कहते हैं क्योंकि यह दलदल और खानों में पाई जाती है। यह जहरीली है जो कि कोयले के खानों में विस्फोट के लिए उत्तरदायी है। इससे बचने के लिए खान मजदूरों को सेफ्टी लैंप दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है, निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है, तो रतनजोत, जिसको हम लोग जेट्रोफा के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल में रतनजोत की कृषि के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसे डीजल में फ्रेंड्स 9:1 में मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्या घटित नहीं होगा, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पृथ्वी गर्म हो जाती है, बिल्कुल सही है। ध्रुवों पर बर्फ़ पिघलने लगेंगी और बर्फ़ जब पिघलेंगी तो कहने का मतलब ये हुआ कि समुद्र में पानी का स्तर भी बढ़ेगा, तो समुद्र तल
जो कि घट जाएगा। ये पॉइंट तो गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? कहाँ पे? तो सबरूम में। ठीक है, त्रिपुरा के दक्षिणी त्रिपुरा में एक जिला है, सबरूम में स्थापित किया जाएगा। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? ये मैंने आपको घटना चक्र जब करा रहा था तो उसके दो दिन पहले ही मैंने आपको करा था। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? आलू। ठीक है, आलू यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा पढ़ सकते हैं कि आलू की कुछ नई किस्में भी हैं, जिसमें पढ़ सकते हैं कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी गिरिराज और कुफरी आनंद भी शामिल है। तो ये सभी के सभी आलू की नई किस्में हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो ये जो बात कही गई थी कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था, जो कि 45वां संविधान कह सकते हैं 45वां कांग्रेस अधिवेशन था। पढ़ सकते हैं कि 1931 में कराची में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होगा, 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इसी अधिनियम में कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी यानी कि मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए कौन सही तरीके से हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले खिलाफत आंदोलन जो कि 1919, उसके बाद हम कह सकते हैं असहयोग आंदोलन आया, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 लास्ट में। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन देखिए, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ध्यान से पढ़िएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी 1928 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, दिल्ली में। चलिए इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सन्याल आदि ने कहाँ पर किया था? कानपुर में। तो पहला क्वेश्चन से ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में। कहाँ पर हुई थी? कानपुर में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ? 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, याद रखिएगा, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक करके भगत सिंह की जो भारत नौजवान सभा थी, इसके सभी सदस्यों ने सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में किया। यानी जो भगत सिंह का नौजवान सभा था, इसी का विलय इसमें कर दिया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में। और उसके बाद क्या है कि काफ़ी विचार विमर्श के बाद आम सहमति से एसोसिएशन को एक नया नाम दिया गया, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका उद्देश्य क्या था कि समाजवादी यानी कि भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। तो आई होप कि सारा डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है? गोल्डन धान जो वो किसका अच्छा स्रोत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि मंडल आयोग किसके प्रस्तावों ने अछूत विवाद का सूत्रपात किया? गठित करने वाले कौन थे? मंडल आयोग का गठन करने वाले कौन थे? तो मोरारजी देसाई की सरकार में जनता सरकार था, उसी के समय इनका गठन हुआ था, जो कि मंडल आयोग। और किनके अध्यक्षता में? बीपी मंडल, जिनका पूरा नाम कह सकते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में गठन हुआ था मंडल आयोग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नवरत्न का विचार संबंधित है। नवरत्न का विचार किससे संबंधित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम है, उन्हीं को कहा था नवरत्न। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्चुअरीज किस्सा जो शब्द है वो किससे संबंधित है? एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? तो एक्चुअरीज शब्द का संबंध हो जाता है बीमा से। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि एक्चुअरीज का कारोबार बीमा से संबंधित होता है। बीमा पॉलिसियों के तहत कवर किए जाने वाले जोखिमों का निर्धारण तथा इनके लिए बीमा प्रीमियम का आकलन एक्चुअरीज द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला
यानी कि डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख स्रोत गोंडवाना तंत्र, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे खगोलीय पिंड जो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि कार्डमम पहाड़ी, ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी जो वो किन की सीमाओं पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, कार्डमम की पहाड़ी हम कह सकते हैं केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जिसको इलायची पहाड़ी या फिर इंग्लिश में कार्डमम हिल्स कहते हैं, इमाम लाई के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी है और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सा है? दामोदर जो किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है। आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए, एक तरफ जो यहाँ पे खनिज दिया गया, दूसरी तरफ यहाँ पे उसकी खान से मैच करना है। तो आपको पता है कि अगर सोने की खान अगर हम देखें तो क्या है, कर्नाटक का कोलार यहाँ पे ए का 2 के साथ मैच होगा। ए का 2 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसी तरह से कोयला की बात करें तो झरिया से कोयला निकाला जाता है, बी का 4 के साथ बिल्कुल सही है। तांबा, आपको पता है कि राजस्थान का जो खेतड़ी खान है वो तांबे के लिए काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे ए सही है। और लोहा के लिए आपको कुद्रेमुख तो पता ही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि करगम जो धार्मिक लोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? करगम का संबंध हो जाता है तमिलनाडु से, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और उसी के साथ साथ तमिलनाडु से संबंधित और भी नृत्य हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स की भारतीय पर्यावरण अभियंत्रिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? जिसको हम लोग नेरी के नाम से भी जानते हैं, नेरी करेक्ट आंसर होगा नागपुर, ठीक है, नागपुर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द हिमाचल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? द हिमाचल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो किस स्थान पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। एक्चुअली लोग उसमें कन्फ्यूजन हिमाचल देख करके कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हिमाचल है तो हिमाचल प्रदेश में होगा, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बहमनी राज्य किसके शासन, बहमनी राज्य में जो कि शासन में सबसे शक्तिशाली कौन था? सबसे शक्तिशाली के रूप में कह सकते हैं महमूद गवन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती, रानी दुर्गावती का संबंध जो वो कहाँ से है? कहाँ की रानी थी? तो मध्य प्रदेश में गढ़मंडला कह सकते हैं, यहाँ की ये रानी हुआ करती थी। देखिए, हम यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि मुगल काल महान शासक अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती मांडला यानी कि गढ़मांडला की रानी थी। रानी दुर्गावती 1550 से 1564 तक गोंडवाना की शासक बनी रही और वह प्रसिद्ध जो कि राजपूत चंदेल सम्राट केरत राय के परिवार में पैदा हुई थी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कब से कब तक शासन की और किसके समय में थी, मुगल सम्राट अकबर के संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट वन की जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? कहने का मतलब ये हुआ कि 356 आर्टिकल के तहत जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस कंडीशन में उस राज्य का बजट कौन पेश करता है? तो बजट संसद के द्वारा पेश की जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ करके समझ लेते हैं। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन होता है तो संसद द्वारा उस राज्य का बजट पारित किया जाता है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है और इससे राष्ट्रपति के नियम या फिर संवैधानिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद को राज्य की विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा सबसे कमज़ोर अम्ल है? सबसे कमज़ोर अम्ल कौन सा है? तो कार्बोनिक अम्ल जो वो सबसे कमज़ोर अम्ल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ करके बताइए कि कौन सा कथन शुष्क निक्षेप स्थलाकृतियों से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें, अनुदैर्ध्य टीला प्रचलित हवा की दिशा में लंबवत होता है, ये पॉइंट गलत है।
अगर हम बात करें अनुदैर्घ्य, तो अनुदैर्घ्य क्या होता है कि हवा की गति के समानांतर होता है अनुदैर्घ्य। जबकि अनुप्रस्थ की बात करें तो अनुप्रस्थ इसके लंबवत होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लिखा गया, दोनों के दोनों कथन गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 किस पुरानी शिक्षा नीति का स्थान लेगी। तो आपको पता है कि सबसे पहला शिक्षा नीति 1968, दूसरा था 1986 और तीसरा जो है 2020। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहने का मतलब हुआ 2020 किसके स्थान पर आया, 1986 के स्थान पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्वच्छ भारत अभियान पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा दिल्ली। किस विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 प्रदान की गई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 किसे प्रदान की गई है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम जो देखें त्रिशूल बिल्कुल गलत तरीके से मैच किया गया। सत्ता से सत्ता बिल्कुल गलत है, क्योंकि त्रिशूल जो होता है वो सत्ता से हवा में मार करने वाली प्रेक्षपास्त्र है। ठीक है, और उसी तरह से आकाश को भी याद रखिएगा, आकाश और त्रिशूल दोनों ही सत्ता से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो यहाँ पे सही आंसर का ऑप्शन डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट पॉइंट कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए 3 महिला खिलाड़ियों को चयन किया गया था। इनमें से कौन शामिल नहीं है, इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो पीवी सिंधु इनमें शामिल नहीं है। मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, इन तीनों का संबंध 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुएं के अवशेष मिले। घरों में कुएं के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। घरों में कुएं का अवशेष मोहनजोदाड़ो से मिला है, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमारा कवर होता है। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्यूज का क्वेश्चन ये रहा, अच्छे से कमेंट्स करके बताइएगा। अगर इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से डिटेल में आप बताना चाहेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। जितना आपको डिटेल में पता हो उतना डिटेल में कमेंट्स कीजिए, ताकि सामने वाले को पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।